सभी को जय हिंद, नमस्ते। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपका वर्ल्ड मैपिंग का हमने सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें आपका यूरोप कॉन्टिनेंट का हमने पॉलिटिकल मैप देख लिया, ठीक है। फिर हमने आपका सेकंड कॉन्टिनेंट, आपका एशिया कॉन्टिनेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या किया है, आपको हमने बताया था कि हमारे एशिया को हमारे 5 सब रीजन में डिवाइड किया था। यानी पहले किसमें किया था, ईस्टर्न एशिया, फिर साउथ ईस्टर्न एशिया, फिर हमने सेंट्रल एशिया, फिर हमारा क्या था आपका मिडिल ईस्ट एशिया, फिर आपका सदर्न एशिया था। तो हमने आपके एक लेक्चर में आपका जो ईस्टर्न एशिया था, जिसमें हमने चाइना को, जापान को, मंगोलिया को, नॉर्थ कोरिया को, साउथ कोरिया को, इतने सारे कंट्री को कवर कर लिया था। फिर हमने अपने साउथ ईस्टर्न कंट्री में, यानी साउथ ईस्टर्न एशिया में हमने 11 कंट्री को कंप्लीट किया था, जिसमें से आपका म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ये सब सारे क्या थे, कंट्री थे। अब हमारा आज का टॉपिक क्या है आपका, हम लोग पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट एशिया जो कि आप क्या कर रहे हैं, अपने मैप पर भी देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारे मिडिल ईस्ट एशिया का क्या है, मैप है। तो हमारे मिडिल ईस्ट एशिया में लगभग 18 देश है या 17 देश है। इसको क्या करेंगे, हम आज कवर करेंगे। और मिडिल ईस्ट एशिया को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने सदर्न एशिया को देखेंगे कि हमारे सदर्न एशिया में कितने सारे कंट्री है। तो सदर्न एशिया में आपके 8 देश है, उसको भी देखेंगे। जैसे आपका मालदीव है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे क्या है, आपके सदर्न एशिया के कंट्री हैं। तो इस तरह क्या हो जाएगा, जो आपका एशिया का जो पॉलिटिकल मैप है, यानी जो राजनीतिक उसका मैप है, चित्रण है, वह क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारे जितने भी कंट्री दिख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से इसको याद करते चलेंगे। और एक कंट्री के बारे में थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री को भी, या उसका बोल सकते हैं कि एक स्टोरी होता है, उसको भी देखते चलेंगे। जिससे क्या होगा कि जो कंट्री है उसके बारे में थोड़ा सा चीजों को आप कुछ जान लेते हो, तो वो कंट्री बहुत लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आज मिडिल ईस्ट एशिया के बारे में थोड़ा सा कुछ चीजों को जानते हुए भी चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, मिडिल ईस्ट एशिया जो कि हमारा सबसे अनस्टेबल बोल सकते हैं कि क्षेत्र है। यानी अगर कहीं भी हमारे यहाँ पर ज्यादा अस्थिरता है, तो वह क्षेत्र कौन है, आपका मिडिल ईस्ट एशिया है। अगर आप कभी भी न्यूज में सुनते होंगे, अभी हमारा क्या चल रहा है, गाजा, ये सॉरी आपके इजराइल हमास वॉर चल रहा था पहले, फिर कभी ईरान और कभी इजराइल के बीच में वॉर चलता है। तो ये बोल सकते हैं कि सबसे अनस्टेबल क्या है, आपका रीजन है। तो मिडिल ईस्ट एशिया में जो हमारा सबसे अनस्टेबल, हमने आपको बता दिया, क्षेत्र है। और यहाँ पर 2 प्रोमिनेंट लीडर है। प्रोमिनेंट लीडर का मतलब क्या हो गया कि 2 फेमस क्या है, लीडर है। जिसमें से आपका एक कौन है, एक है आपका सऊदी अरब, यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको सऊदी अरब दिख रहा है। और ये है आपका ईरान। ये सऊदी तथा ईरान दोनों अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर मानते हैं। सऊदी का कहना है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, और ईरान का कहना है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है। और सऊदी और ईरान के बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट पूछता है कि सऊदी और ईरान के बीच में किस बात का कन्फ्लिक्ट है, विवाद है, तो चूंकि हमारा ईरान क्या है, यहाँ पर आपका ईरान एक इस्लामिक कंट्री तो है ही, लेकिन इस्लामिक कंट्री में भी यहाँ पर कैसे मुस्लिम रहते हैं, तो यहाँ पे शिया मुस्लिम रहते हैं। थोड़ा सा अभी कुछ जान लेते हैं, फिर चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपके ईरान में अगर कोई पूछते तो यहाँ पे कैसे मुस्लिम रहते हैं, तो यहाँ पे शिया कम्युनिटी के मुस्लिम रहते हैं। और आपका जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब में हमें कैसे देखने को मिलते हैं, आपके सुन्नी कम्युनिटी के मुस्लिम देखने को मिलते हैं। तो सऊदी और ईरान में इस बात का कन्फ्लिक्ट चलता है कि तुम्हारे पर शिया है और हमारे यहाँ पे सुन्नी है, ये तो बात चलता ही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने ईरान को, यानी जो हमारा ईरान है, जो कि एक बोल सकते हैं कि अपने आप में क्या है, एक बहुत पावरफुल कंट्री है। तो ईरान को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले आपके मिडिल ईस्ट एशिया में हम लोग ईरान इराक कैसे पढ़ते आएंगे, फिर हम लोग सऊदी को उठाएंगे। और सऊदी के अगल बगल में हमारे जितने भी कंट्री है जो कि क्या करें, हमारे सऊदी अरब से बॉर्डर शेयर करें, उनको भी देखेंगे। तो देखिए, जो आपका ईरान है, ईरान का कैपिटल क्या है, सभी को दिख रहा है। कैपिटल को भी थोड़ा सा देखते चलेंगे, क्योंकि कैपिटल भी क्या हो जाता है, इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखो, हमारे ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान। अब थोड़ा सा ईरान के बारे में थोड़ा सा कुछ चीजों को जान लेते हैं, तभी ये क्या जो कंट्री है आपको लर्न होगा, ठीक है। तो ईरान के आप नॉर्थ में देख रहे हो, तो यहाँ पे कुछ वाटर बॉडीज दिख रहा है। ये क्या है, आपका कैस्पियन सी है। तो जो हमारा ईरान है, नॉर्थ में कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करता है। एंड ईरान अपने साउथ में आपके पर्शियन गल्फ, यानी पारस, इसको हिंदी में फारस की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में पर्शियन गल्फ बोलते हैं। तो ईरान
नॉर्थ में कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर कर रहा है और आपके साउथ में आपके फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ से क्या कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ईरान के बारे में, थोड़ा सा इसके जियोपॉलिटिक्स को समझ लेते हैं। तो जो आपका ईरान है, अगर हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, आपके अमेरिका को और ईरान के दोनों संबंध, अमेरिका और ईरान के संबंधों को देखते हैं। तो जो आपका ईरान है, अगर इसके बारे में बात करें तो जो ईरान है अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आज हम लोग जानते हैं कि जो आपका अमेरिका है, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान कैसे बन गया, आखिर क्या ऐसा रीजन है जो कि ईरान है आज भी अमेरिका इस पर हमेशा सैंक्शंस लगाता रहता है। सैंक्शंस का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में प्रतिबंध कहते हैं। तो अमेरिका ईरान के साथ यही करता है कि हमेशा इस पर सैंक्शंस लगाता है, सैंक्शंस लगाता है। सैंक्शंस का मतलब क्या होता है कि जब अमेरिका ईरान पर सैंक्शंस लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, तो अमेरिका तो ईरान के साथ ट्रेड नहीं करेगा, यानी व्यापार नहीं करेगा। और अमेरिका के साथ में जितने भी कंट्री अमेरिका से ट्रेड कर रहे हैं, तो वो भी कंट्री क्या करेंगे, ईरान से ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं तो अमेरिका क्या करेगा, उन सारे देशों से क्या कर देगा, व्यापार छोड़ देगा, अगर वो कंट्री ईरान से व्यापार करेंगे तो यही बात है कि अमेरिका इस पर हमेशा सैंक्शंस खेलता है। अब देख लेते कि आखिर अमेरिका क्यों इसके पीछे पड़ा रहता है। तो देखो, थोड़ा सा ईरान के बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपका ईरान कंट्री है, देखो जो आपका ईरान है, ईरान की अगर हम बात करें तो जो ईरान है यह 1979 से पहले, यानी इसको क्या कहते हैं 1979 से पहले यह क्या हुआ करता था, पर्शियन कंट्री हुआ करता था। यानी ईरान में आपके 1979 से पहले ईरान में पारसी लोग रहते थे, जिसे हम लोग पर्शियन कंट्री कहते थे। तो पारसी लोगों का हमारे अमेरिका के साथ में क्या था, रिलेशन अच्छा था। लेकिन होता क्या है कि आपके 1979 में आपका ईरान में एक ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है, जिस कारण क्या होता है कि जो आपका ईरान है वह पूरी तरह इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। जब इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट हो जाता है तो जो वहाँ के लीडर थे, सुप्रीम लीडर थे, वो उनका नाम क्या था, खोमैनी। तो खोमैनी का कहना था भाई कि हम क्या करेंगे, अमेरिका के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका ही ऐसा देश था जिसने क्या किया था, आपके ईरान में इंटर करके वहां पे मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट किया था। यानी वहां पे जाके महिलाओं को क्या किया था, उसने छोटे छोटे स्कर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था और ड्रिंक्स वगैरह सारी चीजों का उसने मतलब की आदत लगवा दिया था। तो इसलिए जो वहां के सुप्रीम लीडर थे खोमैनी, उन्होंने कहा कि यही अमेरिका ही ऐसा देश है जिसके कारण हमारे देश में क्या हो रहा है, जो हमारी देश की संस्कृति है, सभ्यता है, वह क्या हो रही है, समाप्त होते जा रही है। तो खोमैनी जिन्होंने क्या किया, आपको बता दे रहे हैं हम कि 1979 में आपका ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है, जिस कारण आपका जो ईरान है पूरी तरह इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट हो गया। और ईरान ने कहा कि हम अमेरिका के साथ में कोई भी ऐसा रिलेशन रखेंगे ही नहीं। तो आखिर जब ईरान ने कहा कि हम अमेरिका के साथ में रिलेशन नहीं रखेंगे, तो भाई ऐसा तो नॉर्मल बात है कि अमेरिका छोड़ देता कि चलो ना भाई, तुम्हें रिलेशन नहीं रखना है तो मत रखो, तुम्हारे ना रखने से हमारा क्या बिगड़ेगा। तो इसका बहुत बिगड़ सकता है। तो आपके ईरान के पास हम बता दें कि यहाँ पर क्या है, तेल का भंडार है। और अमेरिका ऐसा ही जो मतलब वो ढूंढते चलता है कि जिस कंट्री में रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उस कंट्री से अपना क्या करता है, सोचता है कि उसको अपने डोमिनेंस यानी अपने प्रभाव में कर ले। तो लेकिन ईरान तो उसके प्रभाव में रहने से आ गया, बोल दिया कि हम रिलेशन ही नहीं रखेंगे। तो इसलिए जो आपका अमेरिका है वह क्या करता है, ईरान पे चिड़ा रहता है कि हमसे ये रिलेशन क्यों नहीं रख रहा है। अगर इसके पास तेल है तो अमेरिका क्या करता है, इससे सस्ते दाम पर तेल को खरीदता और अपने कंट्री में जाके क्या करता है, बेचता। और अगर आपसे कोई बता दे कि आखिर अमेरिका इस तेल के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि आपको बता दें कि अगर किसी भी कंट्री में कोई भी सरकार है तो सरकार का सबसे लोग पहले क्या देखते हैं कि हमारे देश में इसने महंगाई को कैसे किया है। अगर हमारे यहाँ पे मोदी जी हैं, अगर महंगाई बढ़ जाती है तो अगले साल कोई नहीं मोदी को वोट देगा, क्योंकि सब लोग अपने मतलब बजट को देखते हैं कि हमारे यहाँ पे महंगाई जो इन्फ्लेशन है वह कैसा है। तो वही जो आपका अमेरिका है सोचता है कि हम दूसरे देशों से क्या करें, कच्चे तेल को खरीदें और अपने देश में सस्ते दामों पर बेचे, ताकि जो अगली बार भी इलेक्शन होगा तो लोग हमें ही वोट देंगे और हमें ही क्या करेंगे, जिताएंगे। तो इसलिए अमेरिका पूरे देशों में क्या करता है, चलता रहता है कि कहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस है, कहाँ पर ये है वो है। तो वही क्या है, अब अमेरिका क्या कहता है कि ईरान क्या कर रहा है, परमाणु बम बना रहा है। तो परमाणु बम बनाने के आरोप पर इस पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है, यानी सैंक्शंस लगाता है। तो आपको ईरान के बारे में समझ में आएगा कि ईरान और अमेरिका का क्या थोड़ा सा रिलेशन है। अब हम लोग
लोग जो आपका ईरान है, और हम लोग ईरान और इंडिया के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं। तो आप अगर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो तो भारत के कंटेक्स्ट में सारी चीजों को देखना जरूरी रहता है, ठीक है। तो हम बता दें कि जब स्टार्टिंग में ईरान पर सैंक्शंस लगा था तो हमने भी ईरान से व्यापार करना छोड़ दिया था, क्योंकि हमारा क्या चल रहा था, अमेरिका से व्यापार चल रहा था। लेकिन फिर होता क्या है कि फिर हमने भी अपना ईरान से व्यापार स्टार्ट कर दिया, और अब हमारा ईरान और भारत का क्या है, बहुत अच्छा रिलेशन है। हमने ईरान में अपना एक चाबहार पोर्ट को क्या करें, हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो आखिर आपके जो यहाँ पे ईरान है, ईरान के यहाँ पे क्या है, आपका एक चाबहार पोर्ट देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे क्या है, आपका चाबहार पोर्ट है। तो आखिर हम लोग चाबहार पोर्ट यानी जो बंदरगाह है, इसको हमने ईरान में हम क्यों ले रहे हैं भाई, क्यों इसको डेवलप कर रहे हैं? तो अगर हम क्या करेंगे, आपके इस चाबहार पोर्ट को डेवलप कर देंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम लोग अपने यहाँ से मान लीजिए इंडिया से किसी भी सामान को शिप के जरिए लाएंगे, और फिर आपके ईरान से होते हुए फिर यहाँ पे क्या है, आपका कैस्पियन सी है, और कैस्पियन सी से हमारा रशिया क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, अपने भारत के सामान को, किसी भी सामान को यहाँ से निकालेंगे और चाबहार पोर्ट से डायरेक्ट ईरान जाएंगे, और ईरान से कैस्पियन सी होते हुए डायरेक्ट हमें यूरोप में क्या मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। तो यूरोप में व्यापार करने के लिए जो हमारे लिए जो इतनी सारी बोल सकते हैं कि दुविधाएं हैं, वह क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएंगी। तो इसलिए हमने क्या किया है, अपने चाबहार पोर्ट को यानी ईरान से लेकर उसको डेवलप करें, ताकि जो हमारा ट्रेड है वह क्या हो सके, इजी हो सके। तो हमने क्या किया है, ईरान का चाबहार पोर्ट लिया है। इसको बहुत अच्छे से याद करना है कि हमने ईरान के किस पोर्ट को हम लोग डेवलप कर रहे हैं और क्या रीजन है, क्यों कर रहे हैं। तो क्या है, ट्रेड के लिए कर रहे हैं भाई, कि हम लोग अगर किसी भी सामान को यहाँ से चाबहार पोर्ट से लाएंगे, फिर कैस्पियन से आपका यूरोप, ठीक है। तो ईरान और इंडिया का आज अभी के हम लोग प्रेजेंट का बात करें तो रिलेशन क्या है, बहुत अच्छा है। तो हमने क्या कर लिया, आपके ईरान को देख लिया। तो अगर आपसे कोई ईरान के बारे में पूछेगा तो थोड़ा सा आपको ईरान को याद रखना है, और इसको हमने आपको बता दिया कि ईरान के नॉर्थ में कैस्पियन सी, साउथ में पर्शियन गल्फ, एंड ईरान इधर से अपने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। ईरान जो है हमेशा न्यूज में बना रहता है। तो जो कंट्री हमारे न्यूज में बने रहते हैं वहां से क्वेश्चन आने की संभावना क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि ईरान को देखना है कि ईरान से कौन कौन से कंट्री जो है वो हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका पाकिस्तान है, और यहाँ पे क्या है, आपका अफगानिस्तान है, एंड फिर हमारा तुर्कमेनिस्तान, फिर यहाँ पे कैस्पियन सी, और फिर यहाँ पे क्या है, आपका अजरबैजान, और जो हमारा अर्मेनिया है, अर्मेनिया भी क्या करता है, हमारे ईरान से बॉर्डर शेयर करता है। तो देखो, अर्मेनिया शेयर कर रहा है, अजरबैजान, फिर हमारा तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो इधर हमारे 3 कंट्री क्या कर रहे हैं, हमारे ईरान से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। फिर आपका इधर क्या है, इराक इराक भी क्या करता है, आपके ईरान से बॉर्डर शेयर करता है। फिर आपका टर्की जो है, यह भी क्या करता है, हमारे ईरान से बॉर्डर शेयर करता है। तो ईरान से कितने कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं, चलो याद कर लेते हैं। पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, और फिर हमारा तुर्कमेनिस्तान 3, और हमारा अजरबैजान 4, फिर हमारा अर्मेनिया 5, टर्की 6, और इराक 7। तो 7 ऐसे कंट्री है जो कि हमारे क्या करते हैं, ईरान से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कुछ देशों का समूह दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन से देशों का समूह हमारे ईरान से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो ईरान समझ में आ गया। अब हम लोग आपके इराक पर चलते हैं। तो जो आपका इराक है, इसका भी दशा वही है। यहाँ पर भी अमेरिका क्या बोलते हैं कि इंटरवेन करता है, यानी हस्तक्षेप करता है, और यहाँ के सरकार को इसने बशर अल असद नहीं था, यहाँ के सरकार को उसने मार दिया, और फिर यहाँ से क्या करता है, सस्ता कच्चा तेल ले जाकर अपने देशों में क्या करता है, बेचता है। तो इराक का भी भाई वही हाल है। तो इराक का कैपिटल क्या है, बगदाद। तो हमने 2 कंट्री को क्या कर लिया, अपने मिडिल ईस्ट एशिया का जो 2 कंट्री है, जो कि बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हैं कि फेमस कंट्री भी है, हमेशा न्यूज में बना ही रहता है। तो पहला क्या हो गया, आपका ईरान हो गया, दूसरा क्या हो गया, आपका इराक हो गया। अब हम लोग सबसे फेमस कंट्री क्या है, आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब को देखते हैं, और सऊदी अरब से जितने भी हमारे छोटे छोटे कंट्री आपको दिख रहे हैं बॉर्डर शेयर करते हैं, उसको याद करते हैं। तो आपको जो ये रीजन दिख रहा है, 1 मिनट, आपको जो ये रीजन दिख रहा है, इसको हम लोग इसका हम लोग नाम देते हैं, उसको क्या कहते हैं। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ आपको ऐसा करके रीजन दिख रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या है, अरब पेनिनसुलर।
अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो कि 3 तरफ से क्या होता है, हमारे पानी से घिरा रहता है। तो ये जितने सारे ये कंट्री दिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अरब कंट्री कहते हैं। अब आपके अरब कंट्री में कितने देश आते हैं? तो 7 देश आते हैं। तो उन 7 देशों को हम लोग क्या करते हैं? सऊदी अरब के सहारे, मतलब इससे जितने भी बॉर्डर शेयर करते हैं कंट्री, उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग सऊदी अरब को देखते हैं। तो जो आपका सऊदी अरब है, यह क्या कहता है? पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बताता है अपने आप को। हमने क्या बताया कि जो सऊदी अरब है, जिसकी कैपिटल क्या है? रियाद, ये है जो क्या कहता है कि हम पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का, यानी हमारे जितने भी वर्ल्ड में हमारी मुस्लिम कंट्री है, उन सबका लीडर बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि आपके सऊदी अरब में 2 फेमस शहर है। यहाँ पर आपको एक फेमस शहर मदीना देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, आप अपने एटलस में देख लीजिए, मदीना है। और आपके मदीना के ठीक नीचे क्या देखने को मिलेगा? मक्का। तो ये मक्का और मदीना सऊदी अरब के 2 ऐसे फेमस सिटी है जहां पर क्या करते हैं कि मुस्लिम जो लोग होते हैं वह हज यात्रा के लिए जाते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या परंपरा बनाया गया है कि जब हम लोग थोड़ा सा सुखी संपन्न हो जाते हैं तो हम लोग अपने फैमिली को 4 धाम लेकर जाते हैं, मतलब 4 धाम में उनको विजिट कराते हैं, घुमाते हैं। तो वही उसी तरह क्या होता है कि जितने भी हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी लोग हैं सुखी संपन्न हो जाते हैं, तो अपने फैमिली को सऊदी अरब ले जाते हैं। और वहां पे जो आपका मक्का और जो मदीना 2 फेमस सिटी है, जो कि हज यात्रा के लिए क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। और इस मक्का मदीना से सऊदी अरब कभी भी फ्लाइट को भी गुजरने नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि इस जो धार्मिक आपकी सिटी होते हैं वहां से डेफिनेटली कोई भी फ्लाइट नहीं गुजरती है, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो हमने आपको बताया कि जो आपका सऊदी है वो अपने आप को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बताता है। क्यों बताता है? उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे 2 शहर है, मक्का मदीना, जो कि बहुत फेमस शहर है। यहाँ पे मुस्लिम लोग हज यात्रा के लिए जाते हैं। तो इस अरब देशों में, यानी हमने बताया कि आपके अरब देश में 7 कंट्री आते हैं। पहला सऊदी है, दूसरा यमन है, ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है। ये 7 देश क्या कहते हैं? अरब देश कहलाते हैं। तो अगर हम इन अरब देशों में सबसे धनी देश की बात करें तो वो कौन है? आपका सऊदी है। जिसका कारण क्या है? क्योंकि सऊदी के पास सबसे ज्यादा कच्चे तेल का क्या है? भंडार है। और जिसके पास भाई कच्चे तेल का भंडार है वो तो अभी के जमाने में अभी बहुत वो राजा है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब सारी जो कंट्री होंगी अपने जो ये रिसोर्सेस है, यानी जो नेचुरल ऑयल है, उसको कहीं दूसरे टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर देगी। जैसे हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे बहुत से जो कंट्री है वो क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर एनर्जी का क्या कर रही है? यूज कर रही है। तो सऊदी है अभी तो क्या है, बहुत ज्यादा अमीर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कच्चे तेल का भंडार है। तो सऊदी अरब के बारे में आपको पता चल गया। सऊदी का कैपिटल क्या है? रियाद है। और सऊदी अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर क्यों बताता है? क्योंकि इसके पास 2 फेमस सिटी है, मक्का मदीना, जहां पर मुस्लिम लोग हज यात्रा के लिए जाते हैं। और आपसे कोई पूछेगा कि हमारे सऊदी और ईरान के बीच में किस बात का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो ये मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर तो बताते ही अपने आप को। और एक और बात की शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो समझ में आ गया शिया सुन्नी क्या है? क्योंकि ये इस्लाम तो है, मतलब इस्लामिक लोग तो यहाँ पे रहते हैं। इस्लामिक लोगों में भी कितने तरह की कम्युनिटी पाई जाती है, जैसे शिया हो गया, सुन्नी हो गया, तो इनका अलग कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो सऊदी के बारे में आपको पता चल गया। अब हम लोग सऊदी के नीचे जो हमारा एक कंट्री है वह क्या है? यमन, उसको देखते हैं। यमन भी क्या है? बहुत फेमस, इस साल बहुत न्यूज में रहा है भाई, बहुत न्यूज में रहा है। क्यों रहा है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, जो आपका यमन है, यहाँ पे क्या है? आपका यमन है। ये कंट्री जो दिख रहा है ये क्या है? आपका यमन है। यमन का कैपिटल क्या है? सना। तो आपको ये जो यमन है, यहाँ पे कुछ आपको एक वाटर बॉडी दिख रहा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है भाई? तो उसका नाम है आपका रेड सी, यानी ये क्या है? आपका रेड सी, लाल सागर। तो आपको बता दें कि जितने भी हमारी जहाजें होती है, अगर उनको यूरोप में जाना है तो वह क्या होती है? इंडियन ओशियन से आती है। और यहाँ पे क्या है? एक आपका बाब अल मंडेब स्ट्रेट है, और बाब अल मंडेब स्ट्रेट से होते हुए रेड सी होते हुए फिर स्वेज कैनाल से मेडिटेरियन सी से फिर यूरोप में जाती है। तो हुआ क्या था कि जब आपका इजराइल हमास वॉर चल रहा था, तो आपको पता है कि इजराइल एक बहुत पावरफुल कंट्री है, और जो हमास है, जो कि हमारे गाजा स्ट्रिप में रहते हैं, वो लोग अपने देश की, मतलब अपने देश के लिए, अपने भूमि के लिए लड़ाई लड़ते हैं।
तो हुआ क्या था कि यमन में आपके एक हुती नाम के विद्रोही रहते हैं। हुती विद्रोही कौन है? तो ये सुन्नी मुसलमानों का कुछ ग्रुप है जिसको सपोर्ट कौन करता है? ईरान करता है। अब इन हुती विद्रोहियों को ईरान क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि ये जो हुती विद्रोही हैं ये सुन्नी मुसलमानों का कुछ ग्रुप है, और जो हमारा ईरान है ये भी क्या है? आपका सुन्नी है। तो डेफिनेटली ईरान किसको सपोर्ट करेगा? इन हुती विद्रोहियों को। तो जब आपका इजराइल और हमास का वॉर चल रहा था, तो जो हमास वाले हैं उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? ईरान कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे ईरान और इजराइल एक दोनों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो जब इजराइल का जो अपोजिट वाला होगा उसी को तो ईरान सपोर्ट करेगा। तो ईरान सपोर्ट कर रहा था किसको भाई? हमास वालों को। तो हमास वालों को सपोर्ट कर रहा था, तो ईरान ने कहा कि देखो तुम्हें हमास के सपोर्ट में क्या करना है? इस हुती विद्रोही में, क्योंकि हुती विद्रोही को सपोर्ट कौन करता है? आपका ईरान करता है। थोड़ा सा यहाँ का जियो पॉलिटिक्स थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, लेकिन आप समझ जाओगे तब यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, हमने क्या बताया कि ईरान चूंकि क्या है? सुन्नी कंट्री है। तो आपके यमन में क्या है? एक हुती विद्रोही पाए जाते हैं। तो हुती विद्रोही किसका भाई समूह है? तो सुन्नी मुसलमानों का क्या है? ग्रुप है। तो चूंकि इसलिए सुन्नी मुसलमान है वो, तो इसलिए ईरान इसे सपोर्ट करता है। तो जब आपका इजराइल हमास वॉर हो रहा था, इस ईरान ने कहा कि देखो भाई तुम्हें हमास के सपोर्ट में क्या करना है कि इंडियन ओशियन से हमारी जितनी भी शिप जा रही है वो शिप किसी भी कंट्री का हो उसे तुम्हें क्या करना है? हाईजैक करना है। तो यहाँ पे जो आपके हुती विद्रोही है, हुती विद्रोहियों की न्यूज में आपने बहुत सुना होगा कि आज हुती विद्रोही ने इस कंट्री का जहाज हाईजैक कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। तो हुती विद्रोही कहाँ है? बस आपसे ये भी पूछ सकता है कि हुती विद्रोही कहाँ पर क्या है? एक्टिव है। तो वो किस कंट्री में है? आपके यमन में है। हुती विद्रोही कौन है? तो सुन्नी मुसलमानों का क्या है? कुछ ग्रुप है जिसको सपोर्ट कौन करता है? ईरान करता है। तो हुती समझ में आ गया कहाँ है भाई? तो यमन में है। यमन का कैपिटल क्या है? साना है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं अपने ओमान पर। अगर ओमान का कैपिटल हम लोग बोले तो ओमान का कैपिटल क्या है? मस्कट है, जो कि पूरा क्या है? आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर क्या है? लोकेटेड है। यानी जो आपका मस्कट है यहाँ से क्या गुजरता है? आपका कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा हमारे सऊदी अरब से भी गुजरता है भाई। तो देखो इजिप्ट से होते हुए, हमारे रेड सी से होते हुए, यहाँ से पूरा ये मस्कट कहाँ पड़ता है? आपके एकदम कर्क रेखा पर ही पड़ता है। तो आपसे कोई पूछ दे कि एक ऐसे देश की राजधानी का नाम बताओ जो कि हमारे कर्क रेखा पर स्थित है, तो वो कौन होगा? आपका मस्कट होगा। हालांकि बहुत से ऐसे देशों की राजधानी है जो कि हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित है। तो अभी हम चूंकि यहाँ का पढ़ा रहे हैं मिडिल ईस्ट एशिया का, तो इसी का हमने बताया। ठीक है, तो हमारा पहला कंट्री क्या हो गया? क्या हो गया? आपका सऊदी हो गया अरब देशों में। फिर दूसरा क्या होगा? यमन हो गया। फिर हमारा थर्ड नंबर क्या है? ओमान है। ओमान का कैपिटल क्या है? आपका मस्कट है। तो ओमान और भारत का रिलेशन भी बहुत अच्छा है। हम लोग ओमान के साथ बहुत से एक्सरसाइज करते हैं, मिलिट्री, नेवल, ये सारे एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, फिर आपका ऊपर कंट्री क्या है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये जो आपका यूएई है ये 7 राज्यों से मिलकर बना है। उसी में से आपका जो दुबई है वह इसका राज्य है। तो जो आपका दुबई है, आज आप दुबई का खूबसूरती मतलब वहाँ का डेवलपमेंट आप तो देखते ही होंगे कि आज दुबई कितना डेवलप बन गया है। जिसका कारण क्या है कि यूएई ने एक अपना प्लान बनाया कि भाई देखो अगर आपको पैसा कमाना है तो आप टूरिज्म से भी क्या कर सकते हो? पैसा कमा सकते हो। और जो दुबई है वहां पर क्या हुआ है कि दुबई में जो वहां की सरकार है वो टैक्स नहीं लेती है। तो बहुत कंपनी क्या करती है कि जाकर दुबई में अपना हेडक्वार्टर खोल देती है। क्यों? क्योंकि वहां पर टैक्स तो लगता नहीं है। और हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि अगर कोई टेस्ला की कंपनी है इलॉन मस्क से, अगर वो भारत आना चाहती है तो हमारे भारत सरकार क्या बोल देंगे कि हम 100% टैक्स लेंगे भाई। तो कोई 35,000 मतलब 35 लाख की कोई कार है और उसको भारत में आके 70 लाख में कोई बेचेगा तो कोई भारत का आदमी लेगा? नहीं लेगा भाई। 100% टैक्स लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो वही कारण है कि हमारे यहाँ पर भारत में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत इतने सारे टैक्स लगा दिए जाते हैं। अब आपको पता होगा कि बहुत सी कंपनियां हैं जो कि टैक्स से बचना चाहती है। तो सऊदी वही है, सऊदी नहीं, यूएई ने वही किया। देखा कि भाई दुबई को कैसे हम लोग डेवलप करें, तो उसने कहा कि जितनी सारी भी कंपनी आओ भाई तुम यहाँ पे अपना खोलो, कोई बात नहीं, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। क्योंकि वहाँ के सरकार को टैक्स से कोई मतलब नहीं रहता है। उसने सोचा कि जो टैक्स लेंगे उससे ज्यादा फायदा है कि हम लोग क्या करें, इसको ऐसा डेवलप करें कि यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो। तो आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटी होते हैं, पैसा हो जाता है तो कहाँ जाते हैं? दुबई जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? क्योंकि वो बहुत क्या है, प्यारा सा सुंदर सा जगह है। ठीक है, आपको भी कोई मौका मिले तो जाना। तो दुबई जो कि क्या है, हमारे यूएई का 7 राज्यों में से एक ऐसा राज्य है जो कि बहुत ज्यादा डेवलप है। और यूएई का कैपिटल क्या है? आबू धाबी है। तो यूएई का कैपिटल आबू धाबी में हमारा जो आईआईटी दिल्ली का कैंपस है वहां पर हमारे
आबू धाबी में खोला जा रहा है। क्यों खोला जा रहा है? क्योंकि हमारे दुबई में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भारतीय मजदूर है, जो कि हमारे दुबई में जाकर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करें कि आईआईटी दिल्ली का कैंपस हमारे एक आबू धाबी में खोला जा रहा है, ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो तो पढ़ेंगे ही, और जो हमारे भारत के लोग हैं जो मजदूर वहाँ पे काम करने जाते हैं उनके भी बच्चे क्या हो सके, पढ़ सकेंगे। तो आपका यूएई के साथ भी हमारा क्या है, बहुत अच्छा रिलेशन है। अब हम लोग देखते हैं आपका कतर। कतर का कैपिटल क्या है, दोहा है। कुछ यहाँ पर आपको एक देश दिख रहा होगा, बहुत छोटू सा देश है, जो कि कहाँ है, आपके पर्शियन गल्फ में है। और पर्शियन गल्फ से तो बॉर्डर शेयर करता है, और क्या करता है, आपके सऊदी अरब से बॉर्डर शेयर करता है। तो आपसे कोई कतर से पूछेगा, कतर भी बहुत न्यूज में रहा था, क्योंकि हमारे 7 नेवी के ऑफिसरों को इसने क्या किया था, फांसी की सजा सुनाने का इसने प्लान किया था, लेकिन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कतर भी भाई न्यूज में रहा था, उसको भी देख लीजिएगा। कतर जो कि कहाँ है, आपके पर्शियन गल्फ का क्या है, एक कंट्री है। कतर का कैपिटल क्या है, तो दोहा है। कतर आपसे कोई पूछ देगा कि भूमि सीमा यानी ऐसे कौन से देश से यह क्या करता है, लैंड बाउंड्री शेयर करता है, तो वह क्या है, आपका सऊदी अरब है। और सऊदी अरब से बस एक जमीनी भूभाग से सीमा साझा करता है, और बाकी यह क्या है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो कतर का कैपिटल क्या हो गया, दोहा हो गया। फिर उसके ऊपर एक क्या है, आपका बहरेन कंट्री है। बहरेन क्या है, पूरी तरह से द्वीपीय देश है। बहरेन का कैपिटल क्या है, मनामा। बहरेन का कैपिटल क्या है, मनामा। फिर आपको ऊपर एक छोटू सा देश दिख रहा है, उसका नाम क्या है, कुवैत। कुवैत का कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी। आपका जो कुवैत है, यहाँ पर भी क्या है, बहुत नेचुरल ऑयल का क्या है, भंडार है, यानी प्राकृतिक गैस का क्या है, भंडार है। और तो इस तरह हमने क्या कर लिया, आपके अरब प्रायद्वीप में, यानी अरब प्रायद्वीप में जो हमारे 7 कंट्री थे, 7 कंट्रीज है, उसको हमने याद किया। पहला क्या था आपका, सऊदी अरब था। दूसरा यमन था। तीसरा ओमान था, जिसका कैपिटल मस्कट है, जो कि हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर क्या है, स्थित है। फिर हमने क्या देखा, यूएई को देखा, जिसका कैपिटल क्या है, आबू धाबी है। फिर कतर को देखा, जिसका कैपिटल दोहा है। फिर बहरेन को देखा, जिसका कैपिटल मनामा है। फिर हमने कुवैत को देखा, जिसका कैपिटल क्या है, आपका कुवैत सिटी है। तो ये क्या हो गए, हमारे अरब प्रायद्वीप में जो हमारे 7 देश है, उसको हमने देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने एक कंट्री इधर को उठाते हैं और उधर उसको उठाएंगे, और उससे जितने भी हमारे कंट्री उससे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं उसको देख लेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके सीरिया को उठाते हैं। देखो ये क्या है, सीरिया है। सीरिया भी अभी न्यूज में बना था, इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसलिए हमने सीरिया का क्या किया है, एक सेपरेट अलग से मैप ले लिया है। देखो ये क्या है, आपका सीरिया का मैप है। तो सीरिया को अगर हम लोग देखें कि यह कितने कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, तो सीरिया के आपके ऊपर में क्या दिख रहा है, टर्की दिख रहा है। सीरिया के ऊपर में क्या है, टर्की है। एंड सीरिया के इधर क्या है, इराक है। और सीरिया के नीचे क्या है, आपका जॉर्डन। जॉर्डन का कैपिटल क्या है, अम्मान। देखो तो ये क्या हो गया, सीरिया हो गया। और सीरिया के इधर क्या है, मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पर लेबनान है। तो अब थोड़ा सा सीरिया के बारे में जान लेते हैं। सीरिया जो कि अपने प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यता सुंदरता के लिए जाने जाने वाला शहर, आज यह खंडरों के लिए जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, देखो सीरिया का थोड़ा सा हम क्या करें, इमेज दिखा रहे हैं। ये क्या आपके सीरिया का इमेज है, पहले का इमेज है, जो कि क्या हुआ करता था, सीरिया बहुत ज्यादा सुंदर कंट्री हुआ करता था। लेकिन आज अगर सीरिया का आप हालत देखोगे, आज इसका कंडीशन कुछ ऐसा बन गया है, ऐसा बन गया है। क्यों बन गया है भाई, तो सीरिया में आपके 2011 में सिविल वॉर हुआ था, सीरियन सिविल वॉर, जिसमें क्या हुआ कि ये जो सीरिया है पूरी तरह खंडरों में तब्दील हो गया। कैसे तब्दील हो गया, थोड़ा सा हम लोग सीरिया की हिस्ट्री को जान लेते हैं, क्योंकि क्या है, सीरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो सीरिया सिविल वॉर है उसको आपको थोड़ा सा जानना होगा कि आखिर हमारा ये जो प्यारा सा इतना सीनिक ब्यूटी वाला जो हमारा शहर है, कंट्री है, वो कैसे खंडरों में तब्दील हो गया। तो देखो थोड़ा सा सीरिया का हम हिस्ट्री बताते हैं। तो जो आपका सीरिया है, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे एक ऑटोमन एम्पायर होता था। थोड़ा सा हिस्ट्री अच्छा होगा तो ठीक है, अच्छा तो होना चाहिए भाई। तो आपको पता है कि जो हमारा ऑटोमन एम्पायर है वो आपके टर्की पर रूल कर रहा था। तो आपका ऑटोमन एम्पायर, ये जो आपका सीरिया है, ऑटोमन एम्पायर ने सीरिया पर भी क्या किया था, कब्जा किया था। तो देखो जो आपका सीरिया है, इस पर आपके 1516 से लेके
आपके आपके सीरिया पर 1516 से लेकर 1918 तक आपके ऑटोमन एम्पायर का क्या रहता है, कब्जा रहता है। फिर होता क्या है कि आप सबको पता है कि आपके 1914 से लेकर 1918 तक क्या चलता है, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है, यानी प्रथम विश्व युद्ध चलता है। तो होता क्या है कि जब आपके 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है, तो आप सबको पता है कि जो हमारा ऑटोमन एम्पायर है वो भी क्या कर रहा था, अपने ब्रिटेन और फ्रांस से लड़ रहा था। तो जब हमारे ब्रिटेन और फ्रांस क्या कर रहे थे, अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस ऑटोमन एम्पायर से वॉर कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने में क्या किया, एक एग्रीमेंट किया, जिसको क्या कहते हैं कि ब्रिटेन ने कहा कि देखो, अगर हम ऑटोमन एम्पायर को डिफीट करते हैं, पराजित करते हैं, तो जो आपके ऑटोमन एम्पायर में जो आपका इजराइल का जो कंट्री है, यानी यहाँ पे कुछ आपको इजराइल दिख रहा होगा, जो आपका इजराइल का भाग है, इजराइल के भाग को क्या करेंगे, ब्रिटेन ने कहा कि हम रखेंगे। और आपका जो फ्रांस है, फ्रांस ने कहा कि ये जो सीरिया दिख रहा है, तो सीरिया को क्या करो, तुम हमें दे दो। तो जो सीरिया है आपके 1918 से लेके 1946 तक क्या रहता है, आपके फ्रांस के कंट्रोल में रहता है। लेकिन जो आपका फ्रांस है वह सीरिया पर ज्यादा दिन तक कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि आपके सीरिया में भी क्या होता है, आजादी का मांग उठता है। फिर 1946 में क्या होता है, आपका सीरिया क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। तो जब 1946 में यानी 1946 में आपका सीरिया क्या हो गया, आजाद हो गया, तो होता क्या है कि फिर हमारे सीरिया में, यानी जो आपका सीरिया कंट्री है, यहाँ पर क्या होता है कि 1970 से लेके 2000 ईस्वी तक क्या होता है, एक प्रेसिडेंट बनते हैं, जिसका नाम क्या था, हाफिज अल असद। जो आपके हाफिज अल असद है वो क्या थे, हमारे बशर अल असद के क्या थे, फादर थे। तो आपको पता होगा कि जो हमारे अभी सीरिया के जो प्रेसिडेंट है, नमस्ते, तो आपको पता होगा कि जो हमारे जो हमारे ये बशर अल असद है, जिनका आपने इमेज देखा, ये क्या है, अभी प्रेजेंट में सीरिया के क्या है, प्रेसिडेंट है। तो सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद के पिता ही क्या थे, आपके हाफिज अल असद थे, जो कि क्या कर रहे थे, 1970 से लेकर 2000 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, आपके सीरिया के वो प्रेसिडेंट थे। लेकिन 2000 ईस्वी में जैसे हमारे हाफिज अल असद का क्या होता है, मृत्यु होता है, तो हाफिज अल असद के मृत्यु के बाद आपके वहां सीरिया के प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, आपके बशर अल असद बनते हैं। तो ये बशर अल असद, अब थोड़ा सा इनके कहानी को जान लेते हैं कि बशर अल असद जो कि 2000 से लेके हमारे 2025 आपका स्टार्ट हो गया, अभी तक वहां के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये बशर अल असद है। तो अब ये जो बशर अल असद जब हमारे 2000 में सीरिया के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो सीरिया के लोग बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि ये क्या थे, थोड़ा सा डॉक्टर थे, विदेशों से पढ़ के आए थे। तो सीरिया के लोगों को लगा कि ये क्या करेंगे, हमारे साथ में व्यवहारिक तरीके से पेश आएंगे और चीजों को बहुत अच्छे से करेंगे और सीरिया का बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे, और सीरिया क्या होगा, आपका एक दिन प्रोग्रेसिव नेशन बनेगा। लेकिन होता क्या है, आपका एक बवाल हो जाता है। वो बवाल क्या था भाई, तो 2011 में क्या होता है, आपका अरब स्प्रिंग होता है। तो अब ये अरब स्प्रिंग क्या था, अरब स्प्रिंग में जो लंबे समय से चली आ रही थी पैतृक संपत्ति थी, या ऐसे शासक जो लंबे समय से शासन करते हुए आ रहे थे, तो लोगों ने उनके विरुद्ध में क्या कर दिया, एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और एक लोकतंत्र की स्थापना के लिए उन्होंने क्या किया, अपना एक संकल्प लिया कि हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय से क्या कर रहे हैं, रूल करते आ रहे हैं और जिनकी पैतृक संपत्ति क्या है, चली आ रही, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे उखाड़ फेंकेंगे और अपने यहाँ पे कंट्री, यानी अपने कंट्री में डेमोक्रेसी की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। तो जो आपका अरब स्प्रिंग है, यह हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हमारे इस नॉर्थ से क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। यानी अरब स्प्रिंग कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से स्टार्ट होते ही यह क्या चला जाता है, हमारे अरब देशों में चल जाता है। तो जो आपके बशर अल असद थे,
जो आपके बशर अल असद थे वह क्या हो गए, इस हमारे अरब स्प्रिंग से डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि इन्हें लगा कि हम भी तो भाई बहुत लंबे समय से रूल करते आ रहे हैं। तो बशर अल असद ने क्या किया कि उस हमारे विद्रोह में जितने भी लोग इनके देश के दिखे तो इन्होंने उस पर क्या कर दिया, गोली चलवाना स्टार्ट कर दिया। इवन उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, जिस कारण क्या हो गया कि जो सीरिया के लोग थे उन्होंने अपने ही अंदर सरकार के विरुद्ध में क्या कर दिया, एक फ्री सीरियन आर्मी को बना दिया। तो जो आपकी फ्री सीरियन आर्मी है, अब यानी हमने आपको क्या बताया कि सीरिया में क्या बन गया आपका, फ्री सीरियन आर्मी बन गया। तो ये जो फ्री सीरियन आर्मी है यह किसके विरोध में बना था, तो यह आपके सरकार के विरुद्ध में बना था। तो ये क्या था, आपके गवर्नमेंट यानी सरकार के विरुद्ध में बना था। तो जब अपने ही आपके देश में जब जनता और सरकार के बीच में युद्ध हो जाए कब्जा करने को बात को, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सिविल वॉर करते हैं। तो जो आपकी गवर्नमेंट है यानी जो हमारे बशर अल असद थे वह हमारे इस फ्री सीरियन आर्मी को मार रहे हैं। उनका कहना था कि ये आतंकवादी है, और जो आपकी फ्री सीरियन आर्मी है वह क्या कर रही है, हमारे गवर्नमेंट को मार रही है। तो इस तरह क्या हो जाता है, आपके सीरिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण क्या होता है कि 2011 से ये चलता हुआ सिविल वॉर इसने इस तरह देश को बर्बाद कर दिया कि यह देश पूरी तरह क्या हो गया, खंडरों में तब्दील हो गया। तो ये आपने देख लिया, थोड़ा सा सीरिया के हिस्ट्री को आपने देख लिया भाई, थोड़ा सा इंटरेस्टेड है और इसको समझना भी है, ठीक है। तो अब हम लोग सीरिया के थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे सीरिया से कौन कौन से कंट्री क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आपका सीरिया है, सीरिया का कैपिटल क्या है, दमस्कस। अगर सीरिया का कोई कैपिटल आपसे पूछे, सीरिया का कोई कैपिटल पूछे तो उसका कैपिटल क्या है, दमस्कस। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे सीरिया से कौन कौन से कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आपके सीरिया का नॉर्थ में क्या है, टर्की है। आपके सीरिया के ईस्ट में क्या है, इराक है। इराक भी क्या करता है, आपके सीरिया से बॉर्डर शेयर करता है। और सीरिया के इधर यानी साउथ में क्या है, जॉर्डन है जिसका कैपिटल अम्मान है। और जॉर्डन के बाद क्या है, इजराइल, फिर लेबनान। तो इतने सारे कंट्री क्या करते हैं, हमारे सीरिया से बॉर्डर शेयर करते हैं। उत्तर में टर्की है, इधर इराक है, इधर जॉर्डन है, इधर इजराइल है, इधर लेबनान है। इतने सारे कंट्री क्या करते हैं, हमारे सीरिया से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अब हमने सीरिया को देख लिया, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने इजराइल को देखते हैं। इजराइल जो कि बहुत बहुत पावरफुल कंट्री है भाई, टेक्नोलॉजी में तो इसका कहना ही नहीं है। इजराइल इतना छोटा सा देश जो कि इस पूरे अरब देशों में, मिडिल ईस्ट एशिया में पूरा हड़कंप मचा के रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इजराइल को देखते हैं। तो इजराइल का हमने सेपरेट से अलग से मैप लिया है। देखो इजराइल, ये क्या है आपका, इजराइल है। तो अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल जिसके इधर क्या है, यानी जिसके पश्चिम में क्या है, मेडिटेरियन सी है। और इजराइल के इधर क्या है, जॉर्डन है। जॉर्डन से भी बॉर्डर शेयर करता है, आपके सीरिया से भी बॉर्डर शेयर करता है, लेबनान से भी बॉर्डर शेयर करता है। और इधर क्या करता है, आपके इजिप्ट से बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको ये याद रखना होगा, सब याद रखो या ना रखो, लेकिन आपके इजराइल को बहुत अच्छे से याद करना है कि आखिर आपके इजराइल से कौन कौन से कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पहला क्या हो गया, इजिप्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, जॉर्डन हो गया। और फिर आपका क्या हो गया, सीरिया हो गया। तो 1 2 3 और लेबनान, चार ऐसे कंट्री है जो कि हमारे इजराइल से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पहला क्या है आपका, लेबनान है। दूसरा क्या आपका, सीरिया है। और क्या आपका, जॉर्डन है। और क्या है आपका, इजिप्ट है। तो ऐसे कंट्री जो कि सीरिया से बॉर्डर शेयर करते हैं उन सबका नाम आपसे पूछ देगा। और इसके इधर क्या है, मेडिटेरियन सी है। तो आपको हमेशा पता होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन का क्या चलता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो ये फिलिस्तीन क्या है भाई, उसको भी देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे आपको वेस्ट बैंक करके क्या दिख रहा है, एक एरिया दिख रहा है। इस वेस्ट बैंक और हमारे इस गाजा स्ट्रिप को अगर हम लोग मिला देते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलिस्तीन कहते हैं। तो फिलिस्तीन का लोकेशन समझ में आ गया कि आखिर आपका फिलिस्तीन है क्या, कैसा कंट्री है। तो हमने बता दिया कि इजराइल में ही कुछ इसका क्षेत्र पड़ता है, जो कि ये क्या है, वेस्ट बैंक है। और ये क्या आपका गाजा स्ट्रिप है। अगर इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपका फिलिस्तीन कहलाता है। तो थोड़ा सा इजराइल के हिस्ट्री को जान लेते हैं कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के डिस्प्यूट का कारण क्या है, यानी इन दोनों में इतना ज्यादा लड़ाई चलता है, डिस्प्यूट चलता है। तो इसका हिस्ट्री क्या रहा होगा उसे देख लेते हैं। तो देखो, तो ये जो आपका इजराइल दिख रहा है, देखो
यहाँ पे क्या इजराइल में आपको पता है कि ज्यूस लोग रहते हैं और यहूदी लोग रहते हैं। तो देखिए ये जो आपको आज इतना इजराइल दिख रहा है, इस पूरे इजराइल पर क्या हुआ करते थे, फिलिस्तीनी लोग हुआ करते थे, यानी मुस्लिम लोग हुआ करते थे। इस यहाँ पर पहले इजराइल नाम का कोई अस्तित्व भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, पूरा इस क्षेत्र पर क्या थे, हमारे फिलिस्तीनी लोग रहते थे। लेकिन होता क्या है कि आप सबको पता है कि हमारा क्या चलता है, आपका 1939 से लेके आपके 1945 तक क्या चलता है, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। क्या चलता है, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। तो आप सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ है, क्या होता है, जो हमारा हिटलर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल लीडर निकल के आता है। तो जो आपका हिटलर है वह क्या करता है, आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हमारे यहूदी थे, यानी जो हमारे ज्यूस थे, उन पर बहुत ज्यादा क्या करता है, एट्रोसिटी करता है, यानी अत्याचार करता है। बहुत से यहूदियों को उसने एक कमरे में बंद करके गैस को छोड़ देता था, और बहुत से यहूदी क्या हो जाते थे, मर जाते थे। तो उसी समय होता क्या है कि जब आपके जो यहूदी लोग थे, जिन पर जो आपका हिटलर है बहुत ज्यादा एट्रोसिटी करता है, तो जो आपके यहूदी लोग थे, यहूदियों से जो आपका ब्रिटेन है उसने कहा कि देखो तुम सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या करो, हमारा साथ दो, और तुम हिटलर को क्या करो, उसके अपोज में यानी उसके विरोध में तुम क्या करो, कुछ करो। तो जो आपके यहूदी लोग हैं उन्होंने क्या किया, आपके सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर का साथ दिया, और फिर जैसे ही हमारा हिटलर का नहीं, ब्रिटेन का साथ दिया, और जैसे आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, ब्रिटेन यानी 1945 में आपका समाप्त होता है। तो जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर आपका 1945 में समाप्त हुआ, तो 1945 में जब समाप्त होता है तो होता क्या है कि ब्रिटेन ने क्या किया था, यहूदियों से वादा किया था कि तुम हमारा साथ दो, और जैसे ही आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा, हम क्या करेंगे, आपका एक इजराइल नाम का नया देश बसा देंगे। तो जैसे आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, तो होता है क्या है कि जो हमारा 1947 का एक ऐसा समय आता है जब जो आपका यूएनओ था, यानी जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था, इसने क्या किया, इस इजराइल में यानी इस फिलिस्तीन में क्या कर दिया, उसने विभाजन करने का आदेश दे दिया। कहा उसने कि आधा क्षेत्र क्या करो, फिलिस्तीनी तुम रख लो, और आधा क्षेत्र क्या करो, इस यहूदियों को दे दो, ताकि ये भी यहूदी क्या कर सके, अपने अस्तित्व को बचा सके, अपनी संस्कृति सभ्यता को बचा सके, और अपना एक नया देश बना ले। लेकिन यहूदी यानी जो हमारे ज्यूस थे, उन्होंने तो इस विभाजन को माना, और उन्होंने इस विभाजन को माना, जिस कारण उन्होंने क्या किया, 14 मई 1948 को इन्होंने क्या किया, अपने स्वतंत्र राष्ट्र इजराइल की क्या कर दी, इन्होंने घोषणा कर दी। तो जैसे इसने अपने स्वतंत्र राष्ट्र इजराइल की इन्होंने घोषणा किया 14 मई 1948 को, तो जो आपके आसपास के जितने भी हमारे मुस्लिम कंट्री थे, उन्होंने क्या कर दिया, आपके इस इजराइल पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया कि भाई तुम कैसे कर सकते हो, हमारे फिलिस्तीनियों को तुम बाहर कैसे कर सकते हो। तो जब आपके जितने सारे भी अरब देश थे जिन्होंने हमारे इजराइल पर अटैक कर दिया, तो उसी समय क्या स्टार्ट होता है, आपका इजराइल अरब फर्स्ट वॉर। उसी समय क्या स्टार्ट होता है, आपका इजराइल अरब फर्स्ट वॉर। ठीक है, तो आपके इजराइल अरब फर्स्ट वॉर में क्या होता है कि आपका जो इजराइल है इन अरब देशों को क्या कर देता है, पराजित कर देता है, और अपना जो इजराइल नाम का एक देश है उसको बना लेता है। तो इसी कारण होता क्या है कि आपको बता दें कि इस पूरे क्षेत्र पर पहले फिलिस्तीनी लोग रहते थे, लेकिन आज इनका कुछ आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा, तो बस इतने ही क्षेत्र में क्या रह गए हैं, आपके फिलिस्तीनी रह गए हैं। तो उन्हें फिलिस्तीनियों का कहना है कि हम क्या करेंगे, अपने पूरे जो हमारे देश का ये जितना भी सारा क्षेत्र है इन सबको लेंगे। अब इजराइल वाले कहते हैं कि भाई अब हम तुमको क्यों दे, क्योंकि हमने क्या किया है, तुमसे युद्ध करके हमने अपने क्षेत्र को कब्जाया है, तो हम क्यों तुमको दे। तो वही बस इसके विवाद का क्या है, कारण है कि फिलिस्तीनियों का कहना है, यानी जो हमास आतंकी है वो भी क्या है, इस गाजा स्ट्रिप में रहते हैं, जिनका कहना है कि हम अपना पूरे देश का क्या करेंगे, क्षेत्र भूमि लेंगे। तो बस आपके इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच में यही बस विवाद का कारण है। तो आपसे ये सारा तो नहीं पूछेगा, आपसे इंटरनेशनल रिलेशन मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपके प्री में क्वेश्चन क्या आएगा कि आपसे पूछेगा कि इजराइल से कौन कौन से कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं।
तो आपको क्या बताना होगा, इजिप्ट बताना होगा, आपको जॉर्डन बताना होगा, फिर आपको सीरिया बताना होगा, फिर यहाँ पर लेबनान बताना होगा, फिर बस यही है। और इधर क्या करते हैं, हमारे मेडिटेरियन सी से यानी भूमध्य सागर से क्या करते हैं, आपका बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर सॉरी आपके इजराइल का कोई कैपिटल पूछ दे तो इजराइल का कैपिटल क्या है आपका, जेरूशलम। तो इतना याद हो गया। चलो इजराइल के बाद हम लोग क्या करते हैं, लगभग हमने क्या कर लिया, अपने मिडिल ईस्ट एशिया के कंट्री को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सीरिया के आसपास के जितने भी देश थे, लेबनान जिसका कैपिटल क्या है आपका, बेरूत है। लेबनान में आपके हिजबुल्ला आतंकवादी रहते हैं, हिजबुल्ला से याद कर लेना लेबनान, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे जॉर्डन है, जॉर्डन का कैपिटल क्या है, अम्मान है। तो जॉर्डन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानना है, बस इसके कैपिटल को जान लेना है, क्या है, अम्मान है। तो इतने सारे हमने देश को देख लिया। अब यहाँ पे एक आपको छोटा सा मेडिटेरियन सी में देश दिख रहा होगा जिसका नाम क्या है, साइप्रस। साइप्रस का कैपिटल क्या है, निकोसिया। तो साइप्रस क्या है आपका, एक द्वीपीय देश है। फिर आपको यहाँ पे बड़ा सा देश दिख रहा होगा, ये क्या है, टर्की है। टर्की का एक अपना अलग इतिहास है, लेकिन टर्की के बारे में आज हम लोग नहीं देखेंगे। बस टर्की के थोड़ा सा हम लोग पॉलिटिकल मैप को देख लेते हैं कि जो आपको यहाँ पर टर्की दिख रहा है, जो आपका टर्की है, यहाँ पे क्या है, एक देश है। टर्की का कैपिटल क्या है, अंकारा है। टर्की एक ऐसा देश है जो कि हमारे यूरोप तथा एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में पड़ता है। टर्की का ऐसा भाग जो कि हमारे एशिया में पड़ता है उसको हम लोग एनाटोलिया कहते हैं, जिसका कैपिटल क्या है आपका, अंकारा है। और टर्की का ऐसा भाग जो कि यूरोप में पड़ता है उसे थरेस कहते हैं, जिसका कैपिटल क्या है आपका, इस्तांबुल है। तो टर्की के बारे में समझ में आ गया। और जो आपका टर्की है वह हमारे तीन तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे टर्की के बारे में तो देखो ये क्या हो गया, हमारा टर्की हो गया। टर्की को हमने क्या बताया कि टर्की आपका तीन तरफ से क्या है, पानी से घिरा है। तो इसके ऊपर क्या है, टर्की के ऊपर क्या है, ब्लैक सी है। टर्की के ऊपर क्या है आपका, ब्लैक सी है, ठीक है। और आपके टर्की के नीचे क्या देखने को मिलेगा, टर्की के नीचे आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा। टर्की के नीचे शॉर्ट कट में लिख दे रहे हैं भाई, मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा। और फिर टर्की के हमारे इधर यानी आपको वेस्ट में क्या देखने को मिलेगा, आपको एजियन सी देखने को मिलेगा, एजियन सी। और आपको इधर पता होगा टर्की अन्य देशों सीरिया वगैरह से क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। टर्की क्या है आपके तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये आपके यूपीएससी प्री का पूछा गया क्वेश्चन है कि टर्की कितने तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो यह क्या है आपके तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसके ऊपर क्या है, ब्लैक सी है, नीचे क्या है आपका, नीचे मेडिटेरियन सी है, और इधर क्या है आपका, एजियन सी है। टर्की के बारे में भी हमने देख लिया। अब हमारे कुछ आपको यहाँ पे छोटे छोटे देश दिख रहे हैं जिसको हम लोग कॉकेकस कंट्री कहते हैं। आपके कॉकेकस कंट्री में तीन कंट्री आते हैं जिसका नाम क्या है, पहले का नाम क्या है, अजरबैजान। अजरबैजान का कैपिटल क्या है, बाकू है। कैपिटल क्या है भाई, बाकू है। और फिर यहाँ पे क्या है आपको अर्मेनिया नाम का एक देश दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है आपका, अर्मेनिया है। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में अलग कॉन्फ्लिक्ट है, एक नागोर्नो काराबाख नाम के क्या है एक जगह है, जो कि क्या है दोनों के बीच में विवाद का कारण बना गया है, ठीक है, उसको अलग से देखेंगे। फिर यहाँ पे आपको एक देश दिख रहा होगा, जियोर्जिया। ये सब क्या है, तीन ऐसे कंट्री है जिसको हम लोग कॉकेकस कंट्री कहते हैं। तो ये क्या हो गए आपके, हमने मिडिल ईस्ट एशिया का जितने भी कंट्री है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं आपके सदर्न एशिया पर कि हमारे सदर्न एशिया में कितने कंट्री है उसको देख लेते हैं। तो आपके सदर्न एशिया में 8 कंट्री हैं, यानी 8 कंट्री है, जिसका नाम क्या है, पहले का मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये ऐसे देश है जिन्हें हम लोग सदर्न एशिया कहते हैं। तो इस तरह क्या होता है, आपका जो एशिया का पॉलिटिकल मैप है वह कंप्लीट होता है। तो आपसे देखना है, आपको देखना है कि ये जो आपका नेपाल है वह भारत के कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। तो जो आपका नेपाल है यह हमारे भारत के 5 राज्यों से क्या करता है, आपका बॉर्डर शेयर करता है। देखो यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, अपने नेपाल को बनाते हैं, अपने प्यारे से पड़ोसी देश क्या करते हैं, नेपाल को बनाते हैं। तो जो आपका नेपाल है यह क्या करता है, हमारे भारत के 5 राज्यों से क्या करता है, आपका बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें से आपका पहला क्या है, उत्तराखंड है, इसको हमने शॉर्ट कट में लिख दिया। आपका दूसरा क्या है, आपका दूसरा क्या है, यूपी है। एंड फिर आपका तीसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर आपका बिहार है, बिहार है। फिर चौथे नंबर पर क्या आपका
चौथे नंबर पे है आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। और फिर हमारा क्या है आपका सिक्किम है। फिर आपका यहाँ पे क्या आपका सिक्किम है। तो नेपाल भारत के 5 राज्यों से क्या करता है आपका बॉर्डर शेयर करता है, इसको देख लेना है क्योंकि नेपाल क्या हमारा पड़ोसी देश है, तो इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे नेपाल है, फिर यहाँ पे भूटान है, भूटान हमारे भारत के 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे सिक्किम, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल, फिर आपके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे असम। ठीक है, तो इस तरह यह क्या करता है 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। पहला क्या हो गया सिक्किम हो गया, दूसरा क्या हो गया वेस्ट बंगाल हो गया, तीसरा क्या हो गया असम हो गया, चौथा क्या हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया। और जो आपका बांग्लादेश है यह हमारे भारत के, देखो जो आपका बांग्लादेश है यह भारत के कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, तो उसका नाम देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले आपके वेस्ट बंगाल से क्या करता है आपका बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर किससे करता है आपका सेकंड नंबर पर यह किससे करता है आपके असम से करता है। फिर आपके मेघालय से करता है, मेघालय से करता है। फिर आपका मिजोरम से करता है, मिजोरम से करता है। और फिर आपके त्रिपुरा से करता है। इतने सारे ऐसे कंट्री है जो कि हमारे क्या करते हैं बांग्लादेश से बॉर्डर, सॉरी जो हमारे स्टेट है वो क्या करते हैं हमारे बांग्लादेश से क्या करते हैं आपके बॉर्डर शेयर करते हैं। पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा क्या हमारा असम, तीसरा मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इस तरह क्या होता है आपका एशिया का पॉलिटिकल मैप समाप्त होता है। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर जो इसका फिजिकल जितने भी हमारे फीचर्स है एशिया और यूरोप के उसको अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।